Hello everyone, my name is Gufran Chaudhary. In today's video, we are going to solve JMI 2023 लॉ पेपर। यहाँ पर हम जो रिमेनिंग 4 ऑप्शन होंगे उनको भी सोल्व करने का ट्राई करेंगे। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज और इडियम। तो यहाँ पर ये इसकी अगर हम बात करें तो ये फ्रेज है स्वीपिंग स्टेटमेंट। Sweeping statement are those statement which are too general and that has not been carefully thought about. So ये बहुत ही ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट होती हैं जिनको बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचा नहीं गया होता है उसके ऊपर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें सो वी कैन से टू जनरल स्टेटमेंट्स टू जनरल and that has not been or which that has not been carefully thought, not been careful thought about, UGST thought about. So you can write this definition also. Sweeping statements are those too general and that has not been careful thought about. जिनको बोलने से पहले randomly हम लोग बोल देते हैं ना, so those statements are called sweeping statements. We have 4 options. अब यहाँ पर देख लीजिए इस definition को हम relate करके कौन सा option सही हो सकता है. So first one is generalized statement. यही option सही हो जाएगा. बाकी जो रिमेनिंग 3 है इन पर मुझे लगता है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. So this is incorrect, and this would also be incorrect. Question number 2, we have select the most appropriate meaning of the given idiom or phrase. Again we have this one is idiom piping hot. Piping hot means very hot. Simple. It means very hot. So first one is extreme anger, no. Rancor, no. Dreaming hot, no. Steaming hot, yeah. It would be steaming hot. So इसकी definition as I told you, it would be very hot. Piping hot means very hot. In case of food, drink, so those drinks or food are hot, those are called piping hot, very hot. Another one we have rancor. Let's begin this option. देखिए अगर rancor की मैं बात करूँ, if I talk about rancor, so we have also this one rancor, COUR. First one is this spelling and also we have this. both spellings are correct. कुछ स्पेलिंग जो है वो यूएस इंग्लिश में यूज़ की जाती हैं और कुछ ब्रिटिश इंग्लिश में, तो ये दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ पर. इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. रैंकर मीन्स अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. एज आई टोल्ड यू कि हम लोग जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिटेल्ड में ट्राई करेंगे एंड उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में होता क्या है ना कि सपोज कीजिए यहाँ पर पाइपिंग हॉट दिया है, अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर एक्सट्रीम एंगर का ईडियम दे देंगे, वहाँ पर हो सकता है कि ड्रीमिंग हॉट का ईडियम दे देंगे वहाँ पर. सो ऑप्शंस में से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं. इफ़ यू हैव कंप्लीटेड JMI लॉ 5 years क्वेश्चंस पेपर विच मीन्स दोज वुड बी इनफ फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम. समझे बात को. सो रैंकर मीन्स यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक. मतलब नफरत की बात की जा रही है. इफ़ आई टॉक अबाउट इन हिंदी, यहाँ पर नफरत की बात की जा रही है. घृणा जिसको हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, वही है. इसी का ही एक सिनोनिम और भी होता है, रैंकर को ही सिमिलर आप लिख सकते हैं बिटरनेस. ठीक है ना, यही चीज़ होती है कड़वाहट. एंड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक ऑल्सो, इट इज़ कॉल्ड बिटरनेस. ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा. रैंकर एंड बिटरनेस बोथ आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर. इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक. तो इसका भी हम लोगों ने देख लिया एंड आंसर वुड बी डी, स्टीमिंग हॉट. थर्ड क्वेश्चन वी हैव द न्यूज़ केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. सो वी हैव दिस idiom also, bolt from the blue. Bolt from the blue is an idiom. It means something totally unexpected. It could be a situation, it could be
any disaster. So something which is unexpected is called bolt from the blue. यहाँ पर चार ऑप्शन है. वी हैव विंडफॉल, थंडरबोल्ट, शॉक. ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. सो फर्स्ट वुड बी करेक्ट. सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक. So as I told you, it means something totally unexpected. Something, it means something totally unexpected. This idiom means bolt from the blue, something totally unexpected. So first option यहाँ पर correct हो जाएगा. Let's begin another one. The synonym for obfuscate. यहाँ पर बोला है, हमें बताना है इसका. Sorry, yeah. Select the most appropriate meaning of the given phrase or idiom. So यहाँ idiom तो नहीं है, ये synonym बोला है. The synonym for obfuscate. First we have to know the meaning of obfuscate. So obfuscate means in simple we can say scold. ठीक है ना, किसी को डांट लगाना, किसी को फटकारना, इट इज कॉल्ड ऑब्जगेट. सो ऑप्शन की मैं बात करूं, सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट हेयर. बट एज आई टोल्ड यू कि हम जो रिमेनिंग सिनोनिम्स बन सकते हैं यहाँ से पॉसिबिलिटी है, उनको भी करने का ट्राई करेंगे. एंड दैट वुड बी, फर्स्ट वन इज एडमोनिश. फर्स्ट वन इज एडमोनिश. एडमोनिश, it means also scold. Also we have rebuke, it means also same scold. Also we have reprimand, reprimand. ठीक है, ये भी सेम ही मीनिंग होता है. एंड इनको ही आप ये बोल सकते हैं कि these are the synonym of one another. Obfuscate means scold, admonish also scold, rebuke also scold, reprimand also scold. ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, सिनोनिम हैं एक दूसरे के. और ये आप बोल सकते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना डांट लगाना, किसी को फटकारना. सो वही चीज़ें हो जाती हैं ये. आइए जो अदर ऑप्शंस है उनको भी हम लोग ट्राई करते हैं उनको देखने का. यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, बाकी मैं फ़िलहाल के लिए मैं रेस कर रहा हूँ इसको. आंसर तो हमारे पास में हो गया है स्कोल्ड. ठीक है, अनदर अनदर वन वी हैव दिस वन, विशियस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विशियस? विशियस मीन्स, एंड ऑल्सो अनदर वन वी हैव ब्रूटल. इन दोनों का ही मीनिंग सेम होता है. एंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इज वेरी वायलेंट और क्रूअल. विशियस एंड ब्रूटल इज very violent. It could be a situation, something which is very violent or cruel. Violent or cruel you can say. ठीक है, vicious means very violent or cruel. ये पुशिर नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पर है ये ऑप्शन होना चाहिए पुश फॉरवर्ड. पुश फॉरवर्ड. पुश फॉरवर्ड इज अ फ्रेजल वर्ब. पुश फॉरवर्ड is a phrasal verb. It means continue doing something or making progress in something with efforts. ठीक है, किसी भी चीज में हार ना मानना और कंटिन्यू उस पर एफर्ट्स लगाते रहना, which is called push forward. You can write definition like continue doing something or making progress in something with efforts. So if you are putting efforts towards anything, so it would be push forward. ठीक है. डिसग्रेसफुल, सो यहाँ से मुझे लगता है कि काफ़ी इजी वर्ड है. इट वुड बी शेमफुल. डिसग्रेसफुल वुड बी शेमफुल. इट मीन्स शेमफुल. इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर चुके हैं. वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड दिस वन. अनदर वन वी हैव एंटोनिम ऑफ स्टार्टल. सो विदाउट नोइंग द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, आइए इसका मीनिंग ही देखते हैं क्या होता है. स्टार्टल मीन्स स्टार्टल एंड ऑल्सो एस्टोनिश. दिस वुड दो, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको. ठीक है, ये हो जाएगा स्टार्टल एंड एस्टोनिश. एस्टोनिश, both are the synonym of each other and it means surprise somebody very much. Surprise somebody, surprise somebody very much, very much.
इन हिंदी यू कैन से किसी को चौंका देना, सरप्राइज कर देना इन हिंदी। दोनों का ही सेम मीनिंग होता है, स्टार्टल एंड ऑल्सो एस्टोनिश। ठीक है, ये जो है ना ये सिनोनिम हो जाएगा इसका, दिस वुड बी द सिनोनिम ऑफ स्टार्टल। एम्यूज्ड मीन्स, एम्यूज होता है यू कैन से इन हिंदी वी से ना मनोरंजन किसी का करना या फिर कराना या फिर करना किसी का। सो इन इंग्लिश यू कैन से मेक समवन लाफ और स्माइल। इन इंग्लिश वी कैन से मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना या फिर किसी को स्माइल दिलाना, मेक समवन लाफ, मेक समवन लाफ और स्माइल। यहाँ पर स्पेलिंग एरर हो जाए तो आप लोग करेक्ट कर देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। एंड इन हिंदी यू कैन राइट इट मनोरंजन करना। एंडलेस तो विच इज़ एंडलेस, एंडलेस सिंपल सी बात है, इसलिए जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन शुड बी हेयर रिलैक्स्ड। अगर कोई चीज़ किसी को सरप्राइज या फिर समबड़ी किसी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रही है, तो दूसरी चीज़ में क्या हो जाएगा ना, रिलैक्स, है ना। सरप्राइज हो जाना मतलब चौंक जाना अचानक से रैंडमली, सो ये होता है स्टार्टल। रिलैक्स यानी कि सुकून से रिलैक्स फील करना, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास में फर्स्ट वन। फर्स्ट वन वुड बी द आंसर ऑफ स्टार्टल। ओके, अनदर वन वी हैव ऑल्सो एंटोनिम ऑफ फैमिस्ट। यहाँ पर बोल रहे हैं हमसे एंटोनिम ऑफ फैमिस्ट। अगेन फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ फैमिस्ट, फैमिस्ट एंड ऑल्सो अनदर वन वी हैव, फैमिस्ट मीन्स वेरी हंग्री। ठीक है, इसका मतलब होता है वेरी हंग्री, बहुत ही ज़्यादा भूखा है कोई इंसान, सो वेरी हंग्री। फैमिस्ट मीन्स वेरी हंग्री। बोनस में एक वर्ड और मैं करा देता हूँ आपको, एक वर्ड होता है रेवेनस, REVENOUS, both are the synonym of each other। ravenous means भी very hungry होता है, famished means भी very hungry होता है, बहुत ही ज़्यादा जो भूखा है उसको ही हम बोलते हैं। if you are famished which means you are very hungry and you feel very hungry, so it would be ravenous and famished। again we have to find the antonym for this word famished। first one we have exhausted। सो मुझे लगता है कि सब लोग एग्जॉस्टेड का मीनिंग जानते होंगे, वही थका हुआ होता है। सो इससे तो कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर भूख की बात चल रही है वेरी हंग्री, यहाँ पर एग्जॉस्टेड की बात कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन बोथ। सैटिएटेड, या फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ सैटिएट। एक वर्ड होता है हमारे पास में, सैचुएट बोलिए या फिर सैटिएट बोलिए, इट मीन्स कंप्लीटली सेटिस्फाई योर सेल्फ स्पेशली फूड या फिर प्लेजर। यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर बोला है वेरी हंग्री, फैमिस्ट मीन्स वेरी हंग्री एंड रेवेनस ऑल्सो। सैटिएट मीन्स होता है कंप्लीटली सेटिस्फाई योर सेल्फ स्पेशली बाई फूड और प्लेजर। कंप्लीटली कंप्लीटली सेटिस्फाई योर सेल्फ स्पेशली बाई फूड और यू कैन से प्लेजर। सो यही हो जाएगा ना, यहाँ पर वेरी हंग्री की बात चल रही है यानी कि यू हैव समथिंग टू डू एंड यू वांट समथिंग ईट, एंड यहाँ पर आपने अपने आप को क्या कर लिया है, सेटिस्फाई कर लिया बहुत ज़्यादा खाकर, सो इट वुड बी सैटिएट। स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है, स्ट्रेस एंड एग्जॉस्टेड बोथ आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर, ये भी नहीं हो सकता। स्टडी, स्टडी को देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। स्टडी मीन्स यू कैन से स्टेबल और कॉन्स्टेंट, समथिंग विच इज कॉन्स्टेंट और स्टेबल, इट इज कॉल्ड स्टडी। कांस्टेंट हो सकता है किसी चीज़ के प्राइस हैं यहाँ पर, या फिर कोई भी थिंग है विच इज़ स्टेबल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टडी। दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे इसके, दिस वुड एंड दिस वुड ऑल्सो। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। लीन, लीन करना क्या होता है। ओके, सो दिस इज अ लीगल टर्म एंड लीन मीन्स होता है, सपोज इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। राइट नाउ यू हैव एन फोन और उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, आप उसको रिपेयरिंग के लिए जो है किसी शॉप पर लेकर गए हैं एंड ऑब्वियसली उन्होंने आपके फ़ोन को रिपेयर किया है, तो उसके बाद उनको पेमेंट करना है आपको। लेकिन हुआ क्या ना, आपने अभी उनको पेमेंट नहीं किया है, सो जो फ़ोन है उनके पास में उस चीज़ का यानी कि लीगल पोजीशन है उनके पास में, जब तक आप उनकी पेमेंट नहीं करेंगे उनके पास में लीगल पोजीशन है कि वो जो है ना, राइट टू हैव लीगल पोजीशन, वो अपने आपके फ़ोन को अपने पास में रख सकते हैं, उसमें तब तक आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उनके पेमेंट नहीं देंगे। सो यही होता है कि लीगल पोजीशन की हम लोग बात करते हैं, क्लेम की।
यहाँ पर इससे अगर हम इन ऑप्शन से रिलेट करें सो एग्जॉस्टेड नो, लीन्स डजंट मीन एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस भी नहीं होगा, सो यहाँ हो जाएगा लीगल क्लेम। आई बात समझ में? पोजीशन की बात कर रहे होते हैं, राइट टू, यानी कि यू हैव अ राइट टू पोजीशन, यू कैन से। फीबल, फीबल ऑल्सो you can say it is also one of the important words, and it means very weak, or you can say physically weak. A person who is physically weak is called feeble, physically weak. How? By age, और या तो एज की वजह से है ये पर्सन, या फिर सिकनेस की वजह से। सिकनेस यानी कि है ना, आप लोग काफ़ी, कोई भी इंसान हो सकता है जो बहुत टाइम से बीमार है, तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं ना कि आपकी हालत तो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, यू आर राइट नाउ वेरी वीक, विच मीन्स फीवर। और फिजिकली वीक बाय एज की वजह से, जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी, उनको भी हम फीबल ही बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक है, फिजिकली वीक। तो फिजिकली वीक बाय एज और सिकनेस इज कॉल्ड फीबल। मेंडेशियस, सिंपल, यहाँ पर पूछा है हमसे एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मेंडेशियस, मेंडेशियस मीन्स लाइंग, लाइंग, झूठ बोलने को ही मेंडेशियस कहा जाता है। एंड यू कैन से नॉट टेलिंग द ट्रूथ इज कॉल्ड मेंडेशियस। यहाँ पर हमसे बोला है कि एंटोनिम बताना है। फुली एक्सप्लेन, नो, इट्स नॉट करेक्ट। अनकॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट करेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा ट्रूथफुल। यहाँ है ऊपर बोल रहे हैं हम झूठ, नीचे क्या है सच, ट्रूथफुल। फीबल, अगेन यू कैन से फिजिकली वीक बाय एज और सिकनेस इज कॉल्ड फीबल। Again, we have legal term. Certain acts like incitement, attempt, and conspiracy, although not constituting a complete offense, are nonetheless prohibited by the criminal law, cause they constitute steps toward the complete offense. These offense are, so वही offense है जो अभी तक सिर्फ इसकी conspiracy की गई है, और जिसको अभी तक those offense which has not been taken place till now are come अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकोएट। आपने पढ़ा होगा लीगल में ये। तो जो भी अभी तक ऑफेंसेस हैं, अभी सिर्फ उनको कॉन्स्पिरेसी की गई है और परफॉर्म नहीं किया गया है, दोस ऑफेंसेस आर कॉल्ड इनकोएट। स्पेलिंग पूछा है यहाँ डायरेक्टली, इनकोएट ये भी गलत है स्पेलिंग, इनकोएट ये भी गलत है, एंड ये भी गलत है। सो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट हेयर, इनकोएट। स्पेलिंग का काफ़ी अच्छा रोल है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव द कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम प्रिजन। ओके, हमसे कंडीशनल रिलीज की बात की गई है। सो होता है ना, कोई भी पर्सन है जो प्रिजन में कैद है, यानी कि प्रिजन में बंद है, अभी जेल में है, सो उसको हो सकता है कि उनकी फैमिली में किसी की शादी है, ठीक है ना, ये कंप्लीटली बेल नहीं है यहाँ पर, लेकिन बीच में हो सकता है उनकी तबीयत खराब हुई है, तो 2 से 3 दिन के लिए जो है ना कंडीशनल रिलीज होता है प्रिजनर का, किसी का भी, या कोई कैदी है जेल में और उसको 2 या 3 दिन के लिए अपने घर पे आना है, हो सकता है उनके फादर की डेथ हुई है, मदर की डेथ हुई है, सो वो जो कंडीशनल होता है कि इसके बाद में ये जिस लिए भी आप जा रहे हैं उसके बाद वापस आपको जेल में आना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परोल। अगेन यहाँ पर स्पेलिंग की बात की गई है, सो दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट ऑल्सो करेक्ट, एंड दिस इज नॉट ऑल्सो करेक्ट, सो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर। परोल मीन्स द कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम प्रिजन। एएमयू में भी काफ़ी अच्छा रोल है इस क्वेश्चन का, और जेएमआई में तो है ही, देखिए आप लोग यहाँ पर। सो एएमयू वाले, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एएमयू लॉ 2024, these questions are extremely important also for your exam, so please be take care whenever you will be watching this video, focus on these words, okay? Question number 11, we have I like reading journals। ठीक है, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ बोला है कि आई लाइक रीडिंग जर्नल्स, एंड यहाँ नॉवेल्स है। देखकर ही लग रहा है इस क्वेश्चन को कि कंपैरिजन किया जा रहा होगा, कि मुझे जो है ना नॉवल, जर्नल्स ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ एज कम्पेयर टू नॉवेल्स। तो क्या हो जाएगा, जब वैन वी कंपेयर टू थिंग्स, यहाँ पर हो सकता है कि जब भी आप लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या लगाते हैं ना, देन से कंपैरिजन करते हैं, तो द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर। लेस देन, किसी को किसी और से, यानी कि 2 चीज़ों में कंपैरिजन किया गया है, दोनों इक्वल है यहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक हायरार्की है और एक कम है, तो लेस देन भी नहीं होगा। मोस्ट देन, देखिए देन से पहले कभी भी सुपरलेटिव डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए यहाँ हो जाएगा मोर देन, दिस इज पॉजिटिव डिग्री, एंड यहाँ पर देन कंपैरिजन, ठीक है। सो आई लाइक रीडिंग जर्नल्स मोर देन नॉवेल्स।
तो मुझे नॉवल से ज़्यादा जो है वो जनरल पढ़ना पसंद है। और हमेशा एक चीज़ और याद रखना, कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि लाइक है, ठीक है, लव है, लाइक है, लव है, इनके बाद हमेशा व्हेन यू ट्राई टू स्पीक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनके बाद हमेशा जेरेंड का यूज़ किया जाता है। जेरेंड, जेरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसको ही हम जेरेंड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आई लाइक रीड नहीं होगा, हमेशा आई लाइक रीडिंग आएगा। यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए आई लव ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग। तो इसको क्या किया ना हमने, वर्ब यानी कि ट्रैवल क्या होता है, वर्ब, उसके साथ में आईएनजी जब हमने जोड़ दिया, इसी को ही हम बोलते हैं जेरेंड। ये नाउन बन जाता है, नाउन फॉर्म। सो कुछ हमारे पास में जो है वो वर्ब्स होती हैं जैसे कि लाइक है, लव है, इनके बाद में हमेशा ये अपने साथ जेरेंड का यूज़ करती हैं, जेरेंड लेती हैं। इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, नाउन की फॉर्म ले लेता है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे, सो ये क्या है, आई लाइक रीडिंग, नॉट आई लाइक रीड। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आई लव लिख दूँ तब भी सही हो जाएगा, ये आई लव रीडिंग जनरल्स मोर देन नॉवेल्स। सही बात समझ में? तो ये हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होती हैं जैसे कि लाइक है और लव है। इंडिया इज कमिटेड, अगेन वी हैव दिस fill in the blanks questions and we have four prepositions, but in this question, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं बात करूँ तो फिक्स प्रपोजिशंस का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन जानते हैं ना कि इस वर्ड के साथ हमेशा जो है वो ये वाला वर्ड आएगा, यानी कि वो प्रपोजिशन आएगी, ऐसा ही ये है। सो इंडिया इज कमिटेड, कमिटेड ऑलवेज फॉलोड बाई टू, committed always followed by two preposition, so always you will use two, whenever you will see this word committed you will always use two। India is committed to a policy of peaceful existence, ठीक है, बाकी और किसी को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल टू। India is committed to a policy of peaceful existence, again I am saying committed followed by two preposition। The doctor warns him that unless he gives up smoking, okay, so we have this conditional sentences, this type of questions comes under conditional sentences। जैसे कि unless है, यहाँ पर अगर हम लोग if लगा देते, if he gives up smoking, यहाँ आप unless लगाइए, कंडीशन दिखा रहा है, यहाँ पर कंडीशन शो कर रहा है कैसे कि डॉक्टर ने, द डॉक्टर वॉर्न्स हिम डैट, डॉक्टर उसको वॉर्न करते हैं, किसी चीज़ से वॉर्न किया है कि क्या, अनलेस ही गिव्स अप स्मोकिंग, जब तक कि वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा उसके बाद हमें बताना है कि क्या हो सकता है। यहाँ पर आपने देखा होगा ये कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं कि इफ़ के बाद में हमेशा यहाँ पर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। एक होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर आपने जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ वुड आएगा। और अगर यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है सो यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, पढ़ना चाहिए आपको। और अगर पढ़े हैं जिन बच्चों ने तो वो तो समझ गए होंगे इसको मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसलिए ही ना आप इसको क्या करेंगे, आप सिंपल सा अनलेस की जगह आप इसको इफ़ भी मान सकते हैं। जैसे कि कुछ कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर वैन होता तब भी हम क्या करते, तो इसके बाद ये तो ठीक किया है इन्होंने, वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आई है। उसके बाद में हमें क्या होता है कि अगर इफ़ के बाद में या फिर अनलेस के बाद में ये वर्ड्स हैं, इनके बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन आगे वाली जो कंडीशन होती है, क्योंकि दो यहाँ पर हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, दो क्लोजेस की। एक तो क्लोज ये है तो ये कंप्लीट हो चुकी है, एंड सेकंड वन वुड बी, अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे या तो विल आएगा या फिर हो सकते हैं कि शुड भी आ सकता है यहाँ पर, यानी कि मॉडल्स की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ देख लीजिए क्या बोल रहा है, यहाँ विल ही एबल टू बी, ये तो इन्होंने इसको क्वेश्चन टैग की तरह बना दिया, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो कभी नहीं हो सकता। ही विल नॉट सफ़र, ही विल नॉट सफ़र, ओके। यहाँ बोला है कि द डॉक्टर वॉन्ट्स हिम दैट अनलेस ही गिव्स अप स्मोकिंग, एग्जैक्टली। सो सफ़र की तो कोई बात नहीं चल रही है ना, ये कह रहे हैं कि जब तक ये स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा तब तक वो क्या नहीं हो सकता। सो हिज हेल्थ विल सून बी रिकवर्ड, ये इन्होंने पैसिव में बोल दिया, ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर, कि जब तक वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा तब तक वो रिकवर नहीं होगा, डॉक्टर ने वॉर्न किया है इसको। कंडीशनल सेंटेंसेस का दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में, इफ़ आई टॉक अबाउट AMU और इफ़ आई टॉक अबाउट JMI, काफ़ी अच्छा रोल होता है और ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन हो गया, समझ में आया होगा क्यों, वही चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, अगेन वी हैव मैनी कैमल्स टुगेदर इज नोन एज, बहुत सारे जो कैमल, ग्रुप ऑफ कैमल्स यू कैन से इज नोन एज, क्या होता है ये।
अगेन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम नाउन चैप्टर, और जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैंने उनको स्टार्टिंग से ही बताया कि नाउन चैप्टर में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा हमेशा कलेक्टिव नाउन से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अदर टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जल्दी में, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, यू डोंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, देन जस्ट ignore other topics and only study collective noun. Herd, herd means क्या होता है? And also we have flock, caravan and troop. वन बाय वन देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। हर्ड मीन्स होता है अ बंच ऑफ एनिमल्स, अ बंच ऑफ एनिमल्स, अ बंच ऑफ एनिमल्स। फ्लॉक ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, लेकिन स्पेशली शीप और वर्ड्स। अ बंच ऑफ एनिमल्स, अ बंच ऑफ एनिमल्स, बट स्पेशली शीप, भीड़ जो होती हैं, और यू कैन से बर्ड्स। अच्छा, शीप के बारे में एक चीज़ और मैं बताऊं कि इसकी जो प्लूरल सॉरी, इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो भी शीप ही होती है, ठीक है ना। यानी कि प्लूरल नाउन शीप एंड शीप दोनों ही सेम है, जैसे कि फिश, और फिश का जो प्लूरल नाउन होता है वो भी फिश ही होता है, फिशिस नहीं होता है, फिश ही होता है। ऐसे ही शीप एंड प्लूरल नाउन भी इसका शीप ही होता है, तो सेम ये चीज़ याद रखना। एंड ट्रूप, a group of soldiers or a group of people is called troop, a group of soldiers, a group of soldiers is called troop। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर many camels और a group of camel is called caravan, C option would be correct। Question number 15 we have Ritu has eaten her lunch already, रितु पहले ही अपना लंच खा चुकी है, बट आई एम सेविंग, लेकिन मैं सेव कर रहा हूँ until later, बाद तक के लिए। अब क्या चीज़, रितु ने अपना लंच खा लिया, यानी कि यहाँ पर बात किस चीज़ की चल रही है, लंच की बात चल रही है। रितु हैज़ ईटन हर लंच ऑलरेडी, पहले ही खा चुकी है, बट आई एम सेविंग, तो क्या सेव कर रहा हूँ मैं, रितु को? नहीं, रितु की तो बात नहीं हो रही है, लंच की बात हो रही है ना यहाँ पर। अब क्या है, हर, उसका लंच की यहाँ पर हो जाएगा, यू कैन से हर लंच, क्योंकि ये आप इसको प्रोनाउन में बहुत अच्छे से एक टॉपिक होता है उसमें पढ़ेंगे आप, ठीक है। एंड सी ऑप्शन वुड बी माइन, एंड डी ऑप्शन हेयर इज माई। माई एज एन वी यूज एज एन डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, सो ये भी नहीं होगा। माई क्या, यहाँ बोला है कि आई एम सेविंग माई, तो क्या माई मतलब, कुछ तो बताओ ना यहाँ पर, किस चीज़ की माई, खुद को थोड़ी सेव कर रहे हो माई। माई क्या, किसी चीज़ की पोजीशन होनी चाहिए यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा माई लंच, LUNCH, माई लंच। यानी कि रितु हैज़ ईटिन, लंच की बात हो रही है ना यहाँ पर, रितु हैज़ ईटिन हर लंच, यानी कि रितु अपना पहले ही लंच खा चुकी है, बट आई एम सेविंग माई लंच। इसीलिए डेटर्मिनर और नाउन को मिलाकर हम इसको बनाते हैं, ये होता है हमारे पास में प्रोनाउन। इट बिकम, क्योंकि ग्रामर कहती है कि किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करना है, जैसे कि लंच पहले आया है यहाँ पर, सो दोबारा लंच नहीं आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे माइंड। तो ये होगा सेविंग माइंड अंटिल लेटर, यानी कि मैं अपना लंच सेव कर रहा हूँ। रितु हैज इटन ऑलरेडी हर लंच, बट आई एम सेविंग माइंड अंटिल लेटर, मतलब मैं अपना जो है लंच सेव कर रहा हूँ बाद तक के लिए। सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ये ना स्कल्पचर होगा यहाँ पर, मैं इसको लिख देता हूँ, ये होना चाहिए स्कल्पचर, स्कल्पचर, ठीक है। ये स्पेलिंग की गलती है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि इट वुड बी स्कल्पचर। ये एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। स्कल्पचर इज रिलेटेड टू चिजल, चिजल जानते हैं ना, जिसको हिंदी में हम यानी जिससे छेनी बोलते हैं जिसको हम लोग, वही होता है ये चिजल। सो स्कल्पचर इज रिलेटेड टू चिजल, एंड ऑन द सेम सेम वे में हमें बताना है कि कौन सी चीज़ सेम रिलेटेड होगी। सो टाइम सेकंड, देयर इज़ नो रिलेशन टाइम सेकंड। स्कल्पचर का जो भी वो लोग यूज़ करते हैं उसको चिजल बोलते हैं, ऐसे ही टेलर जो यूज़ करते हैं वो करते हैं निडल। सो दिस कॉम्बिनेशन वुड बी करेक्ट हियर, टेलर इज रिलेटेड टू डायरेक्टली निडल। अच्छा,
पैथोलॉजी जो है ना वो स्टडी ऑफ डिजीज होता है, तो ये भी जो है आप डायरेक्टली लिख लेना, पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज इन द बॉडी. Engineer is related to site, so this is not correct. This is also not correct. C, B option would be correct here. Question number 17, we have imperil. Again we have to know the meaning of imperil. So imperil से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे बताना चाहिए, जैसे कि एक होता है पेरिल भी है, बाकी हजार्ड होता है, इन डेंजर भी है जो इन्होंने लिखा भी है, जियोपैडाइज भी है. आइए देखते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं. पहली बात तो फर्स्ट वन इज पेरिल. ठीक है, पेरिल मीन्स होता है डेंजर, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर वर्ड इज हजार्ड. हजार्ड, ठीक है ना, बोथ कन्वे सेम मीनिंग. इट मीन्स डेंजर. पेरिल एंड हजार्ड बोथ आर डेंजर. डेंजर, ठीक है. सो ये ना दोनों ही नाउन है यहाँ पर. अगर मैं इसकी इफ आई टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दीज वर्ड्स, सो दिस इज नाउन एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नाउन. ठीक है, दोनों ही नाउन है. ऑन द अदर हैंड वी हैव imperil. imperil मीन्स ऑल्सो डेंजर यू कैन से, लेकिन ये ना एज ए वर्ब हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं वर्ब एज ए वर्ब, imperil. अब imperil को एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, सो आपको पता होगा कि जो हम वर्ब है वो किसी प्रोसेस को दिखाती है. सो अगर प्रोसेस को दिखा रही है, सो यहाँ पर हो जाता है पुट समथिंग इन डेंजर, किसी को जो है ना खतरे में डालना. ऊपर तो सिंपल है कि ये स्टेट को शो कर रहा है, यहाँ पर डेंजर क्या होता है, खतरा, सिंपल सा. लेकिन इसी को हम प्रोसेस में ले आए, किसी को खतरे में डालना, सो इट बिकम्स imperil. पुट समथिंग इन डेंजर, ठीक है ना, पुट समथिंग इन डेंजर, पुट समथिंग, किसी को, समवन और समथिंग, इन डेंजर, किसी को खतरे में डालना, इट बिकम्स imperil, डेंजर. बस इतना ही डिफरेंस है. ये नाउन है यहाँ पर, इसका भी मतलब सेम ही है और इसका भी मतलब सेम है, ये भी सेम ही है ऑब्वियसली. ऐसे ही अब हमें यहाँ पर एंटोनिम बताना है इसका. तो अगर किसी को खतरे में डाल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सेफ गार्ड. ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर. अच्छा, ये जो तीनों हैं, इन डेंजर एंड जियोपर्डाइज, बोथ आर द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड imperil के. अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसको इन डेंजर, ये भी होता है पुट समथिंग इन डेंजर, किसी को खतरे में डालना, एंड ये जियोपर्डाइज ऑल्सो. ठीक है, ये वाला जो जियोपर्डाइज, ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं इसके, ये आपस में सिनोनिम है, इनका सेम मतलब है पुट समथिंग इन डेंजर, एंड दीज आर ऑल्सो सिनोनिम ऑफ ईच अदर एंड इट मीन्स डेंजर. सो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर. imperil भी हम बहुत अच्छे से सब देख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव होमोजेनस. सो होमोजेनस सिमिलर काइंड ऑफ यू कैन से नेचर और यूनिफॉर्मिटी. तो जिन चीज़ों में भी यूनिफॉर्मिटी, इफ वी टॉक अबाउट पीपल, थिंग्स, किसी भी चीज़ में होमोजेनस पढ़ा होगा आप लोगों ने, मिक्सचर भी 10th की केमिस्ट्री में, या फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि हेट्रोजीनस और होमोजीनस सेम काइंड ऑफ. सो ऐसे ही होमो का मतलब ही सेम होता है, जीनस इज काइंड ऑफ नेचर यू कैन से. सो इन डेफिनेशन, इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, वी कैन से सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, similar kind of nature, or you can say if we have uniformity in people, so we can say also these are called homogeneous, similar in nature, similar kind of nature. अच्छा, इनकी स्पेलिंग काफ़ी अच्छे से जो है ना याद कर लेना. तो इसी का ही जो ऑपोजिट होता है, एंटोनिम पूछा है ना, यहाँ पर हो जाएगा हेट्रोजीनस. अगेन वी हैव दिस वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड, वन ऑफ द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई कैन से, फ्रूगल. एएमयू का काफ़ी फेवरेट है, जेएमआई का भी काफ़ी फेवरेट है. तो आइए देखने की कोशिश करते हैं इसको, फ्रूगल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर. ठीक है, सो फ्रूगल वी कैन से फ्रूगल एंड ऑल्सो थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग. जिन बच्चों ने वोकैब मुझसे पढ़ी है उनको पता होगा बहुत अच्छे से, वन बाई वन वर्ड को यहाँ पर मैंने समझाया है. सो फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग. ऑल्सो वी हैव निगार्डली, निगार्डली एंड पार्सिमोनियस, पार्सी NIOUS, parsimonious, and penurious, RIOUS, penurious. These all words convey same meaning. It means you can say miser or those who use money wisely. So जो लोग भी जो है पैसे को बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं wisely, like
फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, तो दोस आर कॉल्ड फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग, निगार्डली, पार्सिमोनियस एंड ऑल्सो पेनिवियस। इन सिंपल वर्ड्स, सो वी कैन से माइजर, ठीक है ना, कंजूस बोल सकते हैं हम, लेकिन जो भी लोग हैं जो वाइजली पैसे को यूज कर रहे हैं, दिस आर कॉल्ड फ्रूगल, समझदारी से पैसे को यूज करना या रिसोर्सेज को यूज करना स्पेशली, ठीक है। बट हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको कंजूस एंड माइजर, समझे, ये हमने बता दिया है यहाँ पर। अगेन अनदर वर्ड वी हैव कॉन्शियस। कॉन्शियस तो सब लोग जानते हैं, जो चीज़ होश में है, सो दिस आर कॉल्ड, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस ऑल्सो टोकेटिव। अगेन वी हैव सो मैनी सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड। टोकेटिव मीन्स होता है लोकोशियस, CIOUS, लोकोशियस, ऑल्सो गैरुलस, ठीक है ना। वर्बोस भी होता है वैसे तो ये भी लिख लेना आप लोग, काउंट कर लेना इनको, ये बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं। इनको ही एंटोनिम होता है रेटिसेंट एंड ऑल्सो, रेटिसेंट है, टैसीटर्न होता है, तो दिस आर कॉल्ड, अलूफ भी इसका जो एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पर। ये हैं बहुत ज़्यादा बोलने वाले, टोकेटिव, एंड दोस आर रेटिसेंट, लाइक जो बहुत कम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव फॉलोइंग द क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज मोस्टली नियरली द ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड, ठीक है। अब यहाँ टेरिबल की बात की गई है। टेरिबल, बिफोर knowing the meaning of terrible we have to know, we have some other options also, like some other I can say synonyms for this word. First one is awful, another one we can say terrible, terrible, awful, and also we have you can say abysmal, ठीक है ना। these three words are the synonym of one another and it means very bad or poor in quality. So something which is very bad in case of situation or in case of poor in quality, if something you have जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर कोई भी सिचुएशन की, इफ आई टॉक अबाउट द सिचुएशन, सो या यू कैन से इट वुड बी वेरी बैड, टेरिबल मीन्स वेरी बैड, और यू कैन से पुअर इन क्वालिटी, पुअर इन क्वालिटी, ठीक है। तीनों का ही सेम मीनिंग है, ऑफुल, टेरिबल एंड ऑल्सो एबिस्मल। दीज थ्री वर्ड्स कन्वे सेम मीनिंग, इट मीन्स वेरी बैड और पुअर इन क्वालिटी। यहाँ पर अपोजिट हमें देखना है, सो अगर कोई चीज़ टेरिबल है, क्या हो जाएगा फिर, फ्राइटनिंग। आपको नहीं लगता फ्राइटनिंग एंड स्केरिंग बोथ आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर? स्केयर किसी चीज़ से डरना, एंड फ्राइट, तो ये तो दो सिनोनिम, अगर दो चीज़ें यहाँ पर सेम वर्ड लिखे हैं तो कभी भी दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इसलिए ये तो पहले ही हम एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी यहाँ अगर मैं आंसर की बात करूँ, सो यू कैन से फर्स्ट वन, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट हियर। व्हाई? बिकॉज इट मीन्स इज कंफर्टिंग, सूथिंग इज comforting, so something which is comforting for you, it you can say it is also called soothing, so it would be comforting, comforting, something, again I'm saying something which is comforting for you, it becomes soothing। अब टेरिबल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरी बैड क्वालिटी की बात कर की गई है, या फिर किसी भी सिचुएशन की, तो सूथिंग जो है ना वो अपोजिट हो जाएगा इसका। अगेन another D option है, we have delectable, delectable in case of we use this word especially for foods, so it would be delicious, हम बोलते हैं ना delicious food, so instead of saying delicious you can say delectable also, delicious। we have completed question number 20, question number 19 also। another one we have deplorable, okay, so yeah, पहले हमें देखना है इसका मीनिंग क्या होता है डेप्लोरेबल। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो extremely important for your exam। deplorable means you can say words which are unfortunate or shameful, so जो भी words होते हैं जो कि हमें बोलना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 19 भी तो शायद यही था, नो आई एम सॉरी, ओके। deplorable means words which are unfortunate or shameful, so जो भी ये words हैं अगर आप बोल रहे हैं, so you can say those words are called deplorable words। again I'm writing here words, hard words you can say, words which are unfortunate or shameful, so those words are called deplorable। again हमें देखना है कि इसका ऑपोजिट हमें देखना, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्सप्लोरेबल बोला गया है, एक्सप्लोरेबल मीन्स
कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लोर, जिसको एक्सप्लोर किया जा सके, सो ये तो नहीं हो सकता। स्केरिंग अगेन यहाँ पर है, ये तो सिनोनिम हो जाएगा स्केरिंग यानी कि डराने वाला। सूदिंग अगेन यहाँ पर हमारे पास में सूथिंग हो जाएगा, सूथिंग मीन्स कंफर्टिंग, ठीक है ना। तो जो भी वर्ड्स हैं यहाँ पर देखिए, कंफर्टिंग, ये कंफर्टिंग। सो वर्ड्स विच आर अनफॉर्चुनेट और शेमफुल, इसका जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन वुड बी हियर ए, क्यों, इट मीन्स कंफर्टिंग। So in case of words, you can also use this word. Infallible. This word is asked frequently in various exam. Also AMU BA, AMU Law, AMU BA Foreign Language. It means infallible. So we have infallible. Before that, I have another one is fallible. Fallible means होता है हमारे पास में making a mistake. A person who can make a mistake. मतलब we humans are fallible. Make a mistake or making a mistake you can say. So यानी कि जो गलती करता हो, मेकिंग अ मिस्टेक। गॉड इज नॉट फैलिबल, मेकिंग अ मिस्टेक। सो ऑन द अदर हैंड, infallible would be not making a mistake. I think we human are not infallible, we are fallible. Infallible. Infallible would be not making a mistake. So जो गलतियां ना करता हो, making a mistake. So in this video we have completed question number till the question number 20. Again, let's see, there would be another video because we have remaining 10 words. So let's see another video. Thank you so much.